Hello everyone, welcome to SKU Digital Classes. My name is Vishnu Kumar Patel, Assistant Professor in Electrical Engineering Department. आज मैं यहाँ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जिसके टॉपिक इस प्रकार से रहेंगे। आज के टॉपिक रहेंगे व्हाट इज़ द वोल्टेज एंड करंट, व्हाट इज़ द ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, यूज ऑफ रेजिस्टेंस, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस एंड हाउ टू मेजर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड अदर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इन टॉपिक पे 6 टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम घरों में हमारे पता है सभी को कि वोल्टेज आता है 220, लेकिन जब भी हमें कोई झटका लगता है तो बच्चे हो या कोई भी हो बोलता है हमको करंट लग गया है। तो वोल्टेज और करंट ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिसको आज हम यहाँ पे समझेंगे। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिर अवस्था में होता है, मींस यदि कोई बैटरी में कोई बैटरी है, यदि कोई बैटरी है, इसमें इलेक्ट्रॉन अपने स्वतंत्र अवस्था में स्थिर रूप से स्थिर है, तब हम बोलते हैं कि इसमें इतना वोल्टेज प्रेजेंट है। यही इलेक्ट्रॉन जब अपने चलित रूप में, मींस जब किसी सर्किट में लगाया जाता है तो वह फ्लो होने लगता है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है करंट। तो 2 चीज़ें होती हैं कि स्थिर इलेक्ट्रॉन कहलाता है वोल्टेज, जिसको अपन पोटेंशियल बोलते हैं, और जब वही इलेक्ट्रॉन फ्लो मोशन में होता है तब वह करंट कहलाता है। तो करंट जब अपन को किसी कहीं पे शॉर्ट हो जाता है तो झटका लगता है, वो इसके द्वारा लगता है, मीन्स चलित इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगता है। यह जो वोल्टेज होता है या करंट होता है, इसकी 2 स्थितियों 2 पैरामीटर होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। ये 2 प्रकार का करंट होता है। जब कोई अल्टरनेट, मींस एक बार एक्सिस लाइन से ऊपर जाता है, एक बार एक्सिस लाइन से नीचे आता है, तो ये अल्टरनेट कहलाता है। मींस प्लस और माइनस दोनों वैल्यू में जब जाता है, तो जब ये दोनों जाएगा तो एक प्लस माइनस होते हुए इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट। यही इलेक्ट्रॉन यदि डायरेक्ट अवस्था में, मींस अपने एक ही पॉजिटिव पार्ट में रहता है और नेगेटिव पार्ट में नहीं आता है, मींस ये नेगेटिव पार्ट में ये नहीं आएगा, ऊपर ही ऊपर चलेगा, जिसको हम बोलते हैं डीसी करंट या डायरेक्ट करंट। इन दोनों करंटों में यह करंट हमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या ट्रांसमिशन लाइन या फीडर लाइन में यह करंट पाया जाता है। यह करंट हम अब इसको कन्वर्ट करके डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो ये हो गया एसी करंट, ये हो गया डीसी करंट। इन दोनों में इस प्रकार का अंतर होता है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे कि कोई भी वैल्यू है डीसी करंट की या एसी करंट की, वैल्यू कैसे मेजर करते हैं। ये एक्सिस लाइन होती है, यह एक्सिस लाइन है। इस एक्सिस लाइन यदि ये जो अपना जो पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू जितनी कम होगी तो ये वोल्टेज का मान उतना कम माना जाएगा। यहाँ पर जैसे ये यहाँ पे अभी हाईएस्ट वैल्यू है तो इसको अपन ने 170 माना है, और ये यदि इसकी पीक वैल्यू कम हो जाएगी तो ये 50 वोल्ट भी हो सकती है, 50 वोल्ट, या और थोड़ी ऊपर होगी तो ये माना जाएगा कि इस एक्सिस से हो गया 100 वोल्ट, और ऊपर हो गया तो ये मान गया कि 170 वोल्ट है। तो ये जितनी वैल्यू इसकी ऊपर बढ़ती जाएगी या नीचे आती जाएगी तो ये इसका वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा। तो वोल्टेज का मान हो गया। यहीं पे स्पीड, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहता हुआ इस स्थिति में आ रहा है, तो इसको यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है। यदि बहुत जल्दी आ रहा है तो करंट क्या होगा, हाई होगा, और यदि धीरे धीरे आ रहा है इलेक्ट्रॉन वहाँ 0 से अपनी पाई मान तक, तो यह क्या होगा, करंट का मान उस हिसाब से मेजर होगा कि करंट ज़्यादा है या कम है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यह डिसाइड करता है कि करंट की वैल्यू क्या होगी। ये हो गया एसी के लिए। सेम इसी प्रकार डीसी के लिए ये 0 एक्सिस होती है, मींस यहाँ पे वोल्टेज 0 है। इससे जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे हम, यहाँ पर, इस प्रकार से जितनी ऊपर एक्सिस लाइन बढ़ती जाएगी वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। अभी जो मैंने रखा है तो वो कहाँ रखा है, 120 वोल्ट है, ये इसको रखा है मैंने 120 वोल्ट पे, और यहाँ पर मान कितना है। यदि मैं यहाँ पे कोई ड्रॉ करता तो ये कहलाती 10 वोल्ट, या यहाँ पे ड्रॉ करता तो वो हो जाती 20 वोल्ट। इस प्रकार से जितनी एक्सिस लाइन से ऊपर जाता जाएगा वो पॉजिटिव मान डीसी कहलाएगा, प्लस में डीसी हो जाएगा। और यदि नीचे की तरफ देखें तो नीचे मान लो यहाँ पर है तो ये माइनस का 120 वोल्ट कहलाएगा।
इस प्रकार AC और DC जो होता है, AC इस टाइप से चलती हैं, DC इस प्रकार चलती है, और 0 एक्सिस से ऊपर और 0 एक्सिस से नीचे ये DC मान देखा जाता है यहाँ पर। अब होता है अपना नेक्स्ट टॉपिक आया शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। जब कोई अपना एक सर्किट होता है जहाँ पर हम बैटरी लगाते हैं, मानो ये कोई अपना एक बल्ब लगाना है या कोई एक अपने को लोड चलाना है, ये कोई बल्ब है जिसको जलाना है, तो इसके लिए हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा। सर्किट में हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी लगाना पड़ेगी। जब ये बैटरी प्लस और माइनस कनेक्ट करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो ये बल्ब क्या होगा, चालू हो जाएगा, जलने लगेगा। तो इस प्रकार के सर्किट जो क्लोज सर्किट कहलाते हैं, जिनसे हम अपना उपकरण चालू हो जाते हैं। यहीं पर क्या करें हम, यदि एक स्विच लगा दें, ये बल्ब चलाना है और बल्ब चलाने के लिए हम क्या करें, बैटरी तो लगा दी लेकिन यहाँ पर एक स्विच लगाया हुआ है, तो अभी ये ओपन सर्किट है जहाँ से हमारा करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इससे हमारा करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बल्ब चालू नहीं होगा। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो ये क्या होगा, बल्ब चालू हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा शॉर्ट सर्किट। और जब ये कनेक्ट नहीं था, ओपन था, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे थे, वो था ओपन सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट मीन्स परिपथ अपना चालू है, ये है ओपन सर्किट मीन्स परिपथ चालू नहीं है। ये डिसाइड होता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और लोड अपना एक्टिव हो चुका है और बल्ब ग्लोइंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो वापस इस प्रकार से चलता रहेगा। ये जैसे कि ये देखें शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट जिसको अपन क्लोज सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट में अपन कहीं भी स्विच ओपन नहीं है जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और बल्ब चालू हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ओपन सर्किट कर रखा है, ये यहाँ पे सर्किट ओपन है। जब ओपन है तो बल्ब बंद है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है किसी सर्किट में तो उपकरण चालू नहीं होता है, और जब पर्टिकुलर सर्किट क्लोज हो जाता है मीन्स ओपन सर्किट नहीं रह जाता, तब वहाँ पर क्या होगा, उपकरण हमारा चालू हो जाता है। जैसे कि अब इसमें क्या होगा, यदि ये बल्ब हमारा जो लगा हुआ है इसका एक करंट सहन करने की क्षमता कम है और हमने यहाँ से करंट ज़्यादा प्रवाह कर दिया, तो क्या होगा, ये बल्ब हमारा ख़राब हो जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, इस बल्ब के करंट को कंट्रोल करने के लिए जो ओपन सर्किट था, ये बैटरी हो गई, ये बल्ब हो गया, इसको चालू करना है तो हमने क्या किया, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी R मानते हैं। तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, जो करंट यहाँ फ्लो होना है उसको कंट्रोल कर लेगा। यह रेजिस्टेंस उस करंट को कंट्रोल कर लेगा, जितनी ही रिक्वायरमेंट होगी इस बल्ब को करंट को बल्ब को चालू करने के लिए, उतना यहाँ से करंट अपन फ्लो करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं जो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, यदि तार में कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में इस जैसे पाइपलाइन में पानी फ्लो होता है वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहेगा और अपनी पूरी स्पीड में जाके कहाँ, किसी भी उपकरण में या जो भी उपकरण अपन लोड में लगा रखा है वहाँ पे पहुँच जाएगा। अब क्या होगा, वो उपकरण उतना करंट सहन नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके फ्लो को रोकना होगा, किसके, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना होगा। जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो रोकेंगे हम तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कुछ ही संख्या में आउटपुट में आ पाएगा, मीन्स बाहर आ पाएगा। वहाँ पे हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो रेजिस्टेंस की वर्किंग क्या है, उसके लिए यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जैसे ये स्थिर अवस्था में इस तरफ वोल्टेज हो गया, यहाँ पे वोल्टेज प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में उसको वोल्टेज बोला गया है, तो ये स्थिर अवस्था में है। अब ये क्या है, ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में मेजर करते हैं, तो ये कितना ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करेगा इसकी क्षमता पे, ये ओम कितनी क्षमता पे है। और इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ से हो रहा है तो ओम क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा है। जब इसके फ्लो को रोकेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ ही इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकल पाएंगे, तो जितना पर्याप्त हमें आउटपुट में चाहिए होगा वो इलेक्ट्रॉन आउटपुट में मिलेंगे, बाकी यहाँ स्थिर रहेंगे। तो रेजिस्टेंस का मेन काम क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमें चाहिए होगा, जितनी वैल्यू चाहिए होगा करंट की, उतनी यहाँ से फ्लो करेगा, बाकी उसको
रोक के रखेगा। और रेजिस्टेंस का मेन काम होता है इलेक्ट्रॉन को मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको लॉस कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे स्थिर होंगे वो हीट एनर्जी में लॉस के रूप में हमें या हीट के रूप में वो प्राप्त होते हैं। अब जो रेजिस्टेंस हम सर्किट में लगाते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, उनका मैंने यहाँ पे शो किया है। जैसे ये हमारा कार्बन हो गया, कार्बन रेजिस्टेंस हो गया, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस हो गया, मेटल फिल्म हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया, वायर बाउंड हो गया, ये हमारा थर्मिस्टर हो गया, फ्यूजिबल हो गए, कार्बन के पोटेंशियोमीटर वाला टाइप हो गया, रिहोस्टेट हो गया, वेरिएबल हो गया जिसको सरफेस रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और ये तुम्हारा पोटेंशियल रेजिस्टेंस हो गया। इस प्रकार से यहाँ देखें तो कई प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में इसकी वैल्यू लिखी हुई है, इसमें भी इसकी वैल्यू, मीन्स जो भी रेजिस्टेंस है उनमें वैल्यू लिखी हुई होती है। ये यहाँ पे इसकी ये यहाँ पर लिखी हुई है, इसकी ये यहाँ वैल्यू लिखी हुई है, इसकी ये वैल्यू लिखी हुई है, इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग के दो रेजिस्टेंस हैं जो अधिकतर सर्किट में यूज किए जाते हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू को हमें कैसे पहचानना है, आज का मेन टॉपिक इस पर आधारित है कि इन रेजिस्टेंसों को किस प्रकार से पहचाना जाता है, इनकी वैल्यू कैसे जांचेंगे। यहाँ देख रहे हैं जैसे कि आप कि ये इलेक्ट्रिकल के जो रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू देखना है, तो इन प्रत्येक रेजिस्टेंस में अलग अलग कोड दिखाए गए हैं कलर के द्वारा। जैसे इसका यहाँ पे ब्राउन है, ब्लैक है, फिर ब्लैक है, ब्राउन ब्लैक ब्लैक, रेड है, ये अपना पर्पल हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्लैक हो। इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस के कुछ कोड दिए गए हैं जिनको देखकर हम इनकी वैल्यू निर्धारित करते हैं कि कैसी होगी। इनका यूज इस प्रकार से सर्किट में आप लोगों ने कई जगह देखा भी होगा। ऐसे कोई भी सर्किट या परिपथ होता है, जो मोबाइल चार्जर हो गया, कंप्यूटर प्लेट हो गई, टीवी इलेक्ट्रॉनिक प्लेट जो भी होगी, उसमें ये रेजिस्टेंस जरूर यूज किए गए होंगे। तो इनकी वैल्यू का निर्धारण कैसे होता है, इनकी कलर कोडिंग से उसको पहचान सकते हैं हम। जैसे कि ये टेबल होती है, इसका कोड होता है ये, जैसे ब्लैक का 0 होता है, यदि ब्राउन है तो उसका 1 हो जाएगा, रेड है तो 2 हो जाएगा, ऑरेंज है तो 3 हो जाएगा, येलो है तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार अलग अलग कलर के कोड दिए गए हैं जिनके द्वारा उनकी वैल्यू निर्धारित करते हैं। जैसे कि अभी मैंने रेजिस्टेंस दिखाए हैं, ये रेजिस्टेंस है, इनमें ये कलर कोड है। इनमें से यदि किसी एक रेजिस्टेंस को उठाएं तो देखेंगे कि उनके इस प्रकार से कलर होते हैं। मान लो इसका पहला कलर ऑरेंज है, दूसरा रेड है, तीसरा ब्लैक है। तो कोड के अनुसार और पहला ऑरेंज है, ऑरेंज का क्या होना चाहिए 3, ऑरेंज का क्या है 3 कलर, तो ऑरेंज का 3 हो गया। रेड का क्या होगा 2, रेड का 2 हो गया। और तीसरे में जो भी कलर आता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि तीसरे नंबर पे जो भी कलर आएगा उतनी संख्या के हमको 0 रखना होते हैं। अब जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि तीसरे पे काला है, काले का मतलब हो गया कि 0 नंबर ऑफ 0, मीन्स यहाँ पे हमें 0 रखना है। कितने संख्या में 0 संख्या में, मतलब 0 रखना ही नहीं है। तो क्या हो गया 3 2, और एक ब्लैक का मतलब हो गया 0 है, मतलब यहाँ एक भी 0 नहीं है, तो इसका हो गया 32 ओम, इसका हो जाएगा रेजिस्टेंस 32 ओम। एग्जाम्पल के तौर पे हम दूसरा कोई रेजिस्टेंस लेंगे, जैसे कि यहाँ मैंने बहुत सारे लिए हैं। पहला रेजिस्टेंस देखिए, अपना रेड दिखेगा, फिर ब्लैक ब्लैक, मीन्स पहला जो कोड हो जाएगा वो रेड हो जाएगा, दूसरा ब्लैक हो जाएगा, तीसरा ब्लैक हो जाएगा। तो जब पहले रेड का कोड देखेंगे तो रेड का क्या आता है 2 आता है, रेड का आया 2, ठीक है। ब्लैक का आया 0, और फिर वापस से ब्लैक का आया 0। तो पहले नंबर का हम लिखेंगे क्या 2, फिर आएगा ब्लैक 0, और तीसरे में ब्लैक है, मतलब क्या है कि वहाँ पे हमको क्या लिखना होगा 0 नंबर ऑफ 0, मीन्स 0 संख्या के 0 लिखना है, मीन्स 0 नहीं लिखना है। तो ये जो आएगा, तो यदि रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है तो उसका कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा 20 रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ ये दिया हुआ है, तो ये पहले नंबर पर इन्होंने क्या दिया है, इसको ब्राउन माना है, तो यहाँ पर यदि ब्राउन होगा तो उसको 1 रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं दूसरे रेजिस्टेंस का देखूँ तो ये दूसरे में देखते हैं, दूसरे का लेंगे तो ये पहला ब्राउन हो गया, फिर रेड हो गया और तीसरा ब्लैक हो गया, तीसरा ब्लैक, मीन्स ब्राउन में हमें क्या रखना है, ब्राउन का कोड क्या रहेगा 1 रहेगा, रेड का कोड क्या रहेगा, रेड का 2 रहेगा, और ब्लैक का 0 रहेगा। मीन्स वापस से 1 2 और 0, ब्लैक की 0 है, मीन्स यहाँ पे 0 नहीं रखना है। तो क्या हो जाएगा, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब चौथा यहाँ पे एक
अभी दिया नहीं है, लेकिन चौथा जो होता है, एक कलर यहाँ चौथे होते हैं, या गोल्डन होगा या सिल्वर होगा। हर रेजिस्टेंस में यहाँ चौथा कलर रहता है, गोल्डन या सिल्वर, जो लास्ट में दिए हुए इनमें से होता है। ये होता है इसके अशुद्धि के लिए। अशुद्धि मीन्स इसमें कितनी एरर प्रेजेंट हो सकती है। तो यदि गोल्ड कलर दिया हुआ है तो 5% एरर होगी उसमें, और यदि सिल्वर कलर होगा तो उसमें 10% एरर होगी। मीन्स जो वैल्यू हमारी आएगी उसमें 10% का मान प्लस होगा या माइनस होगा यदि सिल्वर कलर चौथे में प्रेजेंट है। यदि चौथी जगह गोल्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा, 5% का क्या होगा, प्लस माइनस कलर होगा, प्लस या माइनस में होगा। इस टाइप से हम इसकी कोडिंग देखते हैं। यहीं पर देखें, अब तीसरा कोई अलग ले लेते हैं। मान लो ये वाला रेजिस्टेंस लेते हैं। यदि ये रेजिस्टेंस लें तो इसमें पहला कलर है ग्रीन, दूसरा ब्लू, तीसरा यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक की जगह हम कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लें येलो, येलो ना लेके ऑरेंज ले लेते हैं, यहाँ पे ले लें ऑरेंज। अब क्या होगा, ग्रीन का कलर क्या है, ग्रीन का आएगा 5, फिर आएगा ब्लू, ब्लू का क्या है, ब्लू का है 6, ठीक है। और यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज का क्या आ जाएगा 3 कलर। अब इसका यदि रेजिस्टेंस देखें तो 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब तीसरे नंबर का जो होता है उतने नंबर ऑफ 0 रखना पड़ते हैं। तो यहाँ पर 3 आया है तो क्या हो जाएगा, 3 की जगह हम 3 0 लिख देंगे। अब 3 0 का मतलब क्या होता है 1 किलो। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 56 किलो, 5 6 किलो, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। तो इसका ओम क्या हो जाएगा, मान 56 किलो ओम हो जाएगा। इसमें यदि चौथा कलर गोल्ड होगा तो गोल्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5% प्लस और माइनस में चला जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 56 किलो ओम 5% अशुद्धि के साथ, ये कहलाएगा, जैसा कि इसमें वैल्यू दी गई है। इस प्रकार कोई भी रेजिस्टेंस है उसकी कोडिंग निकालने के लिए हम इसके टेबल का सहारा लेते हैं और टेबल के द्वारा उसकी कोडिंग के अनुसार उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके अलावा अब यदि कोई और मेथड है, रेजिस्टेंस की कोडिंग कलर के अनुसार हम उसकी कोडिंग के अनुसार उसकी वैल्यू निकालना सीख गए हैं। अब क्या होता है, यदि हमें कोई वायर दिया होता है, कोई तार दिया हुआ है, उसमें यदि रेजिस्टेंस की कोडिंग नहीं है, ना ही उसमें वैल्यू लिखी हुई है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी वायर है उसकी मोटाई और उसकी लंबाई के अनुसार हम उसका एरिया के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। मान लो ये एक कोई वायर का पीस है जिसकी लेंथ L मान ली गई है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A हो गया, और इसकी जो रजिस्टिविटी है वो कितनी हो गई, रो में आ गई। तो इसकी वैल्यू हमें क्या, यदि रेजिस्टेंस निकालना होगा तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है जो होता है R बराबर रो इंटू L बाई A के अनुसार हम इसका निकाल सकते हैं। अब एक इसका कांस्टेंट वैल्यू होती है, वायर की जो भी लंबाई होगी उसका मान यहाँ रख देंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी होगा रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ XYZ कुछ भी जो इसका मान आएगा उतने ओम रेजिस्टेंस हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये फॉर्मूला होता है किसी भी वायर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। यदि लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा, यदि क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स तार मोटा या पतला हो जाएगा तब भी उसके रेजिस्टेंस मान में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएंगे। इस प्रकार से हम किसी भी साधारण वायर का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है जिसको ओम्स लॉ भी बोलते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी हम रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है V है, I है और R है। V से वोल्टेज हो गया, I से करंट हो गया और R से रेजिस्टेंस हो गया। यदि फार्मूला के इसके अनुसार देखें तो जो V होता है वो I और R का इंटू से अपन वोल्टेज का मान निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ दिया गया है V बराबर IR। V बराबर IR के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज का मान निकाल सकते हैं। सेम इसी प्रकार यदि करंट का मान निकालना है तो करंट के मान के लिए क्या होगा, I बराबर V बटे R, V बटे में R करना होगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे यदि देखें बटे लग जाएगा तो यहाँ पे V बटे R आ जाएगा। अब यदि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान निकालना है R का मान, तो R बराबर क्या हो जाएगा V बटे I।
तो V बटे I के अनुसार हम यहाँ से रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। यदि किसी भी परिपथ में हमें वोल्टेज का मान पता है या करंट का मान पता है, इन दोनों का मान पता होने पे हम उनको आपस में डिवाइड कर देते हैं तो हमें रेजिस्टेंस का मान निकल आता है। यदि रेजिस्टेंस का मान निकाल लिया तो रेजिस्टेंस का मान, और यदि वोल्टेज का मान पता है कहीं पे भी, यदि रेजिस्टेंस का और वोल्टेज का मान पता है तो करंट निकाल लेंगे, और यदि करंट और रेजिस्टेंस पता है तो वोल्टेज निकाल लेंगे। तो इन ओम्स लॉ के ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का मान, वोल्टेज का मान या करंट का मान निकाल सकते हैं। ये होते हैं एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक पार्ट है जिसमें हमने सीखा क्या, रेजिस्टेंस की कोडिंग निकालना, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इस प्रकार से ये परिपथ हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।